अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब आज जो है ना वो वीकेंड है और वीकेंड पे वैसे भी मुझे भी बहुत खुशी होती है क्योंकि एक दिन जो है ना वो छुट्टी का मिलता है और उसको अच्छे तरीके से हमने गुजारना भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी सोच लिया होगा। मैंने तो अपने दिमाग में पूरा एक मैप बना लिया है कि मैंने आज का दिन और कल का दिन किस तरह गुजारना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी सोच लिया होगा। तो जनाब कहते हैं कि जनाब ये जो ज़िंदगी है ना ये खुशियों और दुखों का एक खूबसूरत सा इम्तिजाज है और इसमें कामयाब वो होता है जिसने ज़िंदगी को हंस के गुजार दिया हो। हंसना ना ज़िंदगी की अलामत है। ज़िंदगी के इम्तिहानात में कामयाबी का नाम मुस्कुराना और हंसना है। अगर हमारी ज़िंदगी में ये जो मुस्कुराहट है, ये जो हंसना है ना, इस जैसी नेमत ना हो तो हम लोग एक कदम भी उठाने से कासिर रहे। हंसना हमें ज़िंदगी के मैदान में क़ुव्वत देता है और हम लोग आगे बढ़ने की लगन हमारे अंदर पैदा करता है। हंसने के लिए हम लोग अक्सर चुटकुलों या फिर मज़ाहिया बातों का सहारा लेते हैं और इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए ना मुख्तलिफ़ बातों पर हम हंसना भी सीख जाते हैं वक्त के साथ साथ। और इस सफ़र में एक अहम चीज़ है लतीफ़ों की शक्ल की, जोक्स। लतीफ़े हमें ना सिर्फ हंसाते हैं बल्कि अगर हम उनके मुतालिक बैठ कर सोचें ना तो वो हमें कहीं ना कहीं रुला भी सकते हैं। इसीलिए अगर हम अपने उर्दू अदब में बहुत सी चीज़ें उठा कर देखें ना, तंज़ो मज़ाह के मज़ामीन उठा कर देखें तो उनमें महज हंसने वाली चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी बल्कि वो बातें भी हमें हंसाने के बाद साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती हैं। इस तरह का कंटेंट भी हमें वहाँ पर मिलता है। मगर वो थे हमारे बड़े, हम आला लोग। अफसोस के साथ आजकल की जो हमारी हिस्स है, जो मज़ाह की हिस्स है ना, वो बहुत ही खस्ता होती जा रही है। हम लोग क्या करते हैं कि लतीफ़ों के नाम पर हम महज गालियां देने या फिर सुनने के आदी हो गए हुए हैं। हमें इल्म ही नहीं होता है कि जो असली मज़ा है वो है क्या एक्चुअली में। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, हम स्टेज ड्रामाज या फिर गली कूचों में जो कुछ सुनने के हम आदी हो गए हुए होते हैं ना, वही सब कुछ हमारे लिए एक मज़ाहिया चीज़ बन जाती है। और अब अगर किसी बात में गाली गलौच ना हो तो हमें वो बात मज़ाहिया ही नहीं लगती है। गाली गलौच से आगे बढ़े तो हमारी मज़ाह में महज किसी के हम कह लें कि बॉडी शेमिंग पर आ जाते हैं, किसी के रंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं, किसी के कद के ऊपर बात कर रहे होते हैं, किसी के अज़ा का मजाक बनाना ये भी बाकी रह गया है, जो कि बहुत ही काबिले अफसोस बात है। तो मज़ाक जो है ना वो इंसान को तरोताज़ा रखने के लिए, ना कि उसको बेइज्जत करने के लिए होता है या ना कि उसकी इज़्ज़त को मजरू करने के लिए होता है। अगर मज़ाक का मयार इतना गिर चुका है ना कि उसमें गालम गलोच के बिना हमें मज़ा ही नहीं आता तो यकीनी तौर पर ना बहुत सारी समाजी इक़दार का हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जिसको जितनी जल्दी हो सके वो बेहतर करना हमारे लिए ज़रूरी होता जा रहा है। और हमें अब अपनी महफ़िलों में गलत और बेहुदा मजाक करने वालों को ना टोकना चाहिए और उनको ये भी बावर करवाना चाहिए कि हंसने के लिए गालम गलोच करना और किसी को बेइज्जत करना ज़रूरी नहीं होता। मज़ाक जो है ना वो वाकई में वो आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आता है। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें निकल कर सोचना चाहिए कि जनाब वाकई में हिस्से मज़ाक होती क्या है। तो जनाब ये आज का हमारा पैगाम था। हम अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब ईटिंग हैबिट्स के हवाले से बात करते हैं और सेहतमंद किस तरह रहना है और उस पर बात करने के लिए, क्योंकि आज वीकेंड है और कल छुट्टी होगी और हमारी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि जिस दिन छुट्टी होती है ना हम लोग घर पे होते हैं, सारे एक साथ जो है ना बैठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो उस दिन हम कुछ ना चीट मील कर लेते हैं। ये चीट डे हमारा ख़ास तौर पर होता है कि जनाब सुबह जो है ना निहारियों के चने, नान, उसके साथ हलवा पूरी, ये सारे वो जो नाश्ते जो है ना हमारे दिमाग में होते हैं, जो पूरा हफ्ता हम नहीं खा पाते, तो एक दिन में हम पूरी कसर निकाल लेते हैं। तो ये जो हॉलीडे ईटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो किस तरह की होनी चाहिए? क्या हमें, अगर हमें
छुट्टी होती है तो क्या हम एक चीट मील ले सकते हैं या पूरा दिन हम लोग ना चीट मील्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर ज़ुनैरा मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ज़ुनैरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मनीबा। डॉक्टर ज़ुनैरा, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि छुट्टी होती है तो ऑब्वियसली जब हमने ऑफिस जाना होता है तो हम इतने भारी भरकम कह लें कि नाश्ते नहीं करते हैं, टाइम भी नहीं होता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है तो हमारा एक माइंड मेकअप हमने पहले किया होता है कि छुट्टी वाले दिन चले सब घर पे होंगे तो हम अच्छा सारा नाश्ता करेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे या घर पे ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। तो वो फिर इस तरह के फूड आइटम्स होते हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं कि जनाब नान चने खा लिए, निहारी, पाए, हलवा पूरी, और आजकल सर्दियाँ भी है तो ये ज़्यादा चीज़ें पसंद की जाती हैं। तो क्या ये एक दिन हम लोग खा सकते हैं, चीट मील कर सकते हैं, चीट डे कर सकते हैं? बहुत सारी जगहों पे आप सुनेंगे तो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। हाँ। बहुत सारे डाइटिशियंस भी ये कहते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप कर सकते हैं। एक दिन के लिए अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन होता ये है कि जब हम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम एक गिल्ट साइकिल में चले जाते हैं। हमें एहसास होता है कि ये तो हमने बड़ा गलत काम कर दिया, आज हमने इस तरह से खा लिया। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम रिस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाते हैं। अगले खाने में या अगले दिन हम इतनी ज़्यादा भूखे रहना शुरू हो जाते हैं, कम्प्लीटली हम अपने आप को स्टार्व करते हैं। उससे होता ये है कि वो जो आपको हमें लगता है कि हमें फ़ायदा पहुंचेगा, कल हमने ज़्यादा खा लिया, आज हम कम खा लेंगे तो वो शायद कैलोरीज डेफिसिट जो है ना वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको उस तरह बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाने से नुकसान हो रहा होता है। अच्छा। तो हमने क्या करना होता है उस केस में, हमने ये करना होता है कि अगर आपने इस तरह की कुछ कर लिया है, इट्स फाइन, आपने खा लिया, आपने निहारी खा ली, पाए खा लिए, चने खा लिए, कोई मसला नहीं है। अगले दिन आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाओ और आके उस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करना। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, ये जो एक पूरा ही 360 एंगल का चेंज आता है कि मतलब हफ्ते के 6 दिन हमने बड़ा नॉर्मल खाया या डाइट वाला खाना खाया हुआ होता है कि पोर्शन कंट्रोल भी किया है, टाइमिंग का भी ख्याल रखा है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाई, सारी मतलब रेंज में रह के सारी चीज़ें खाई हैं। लेकिन 7वें दिन हम लोगों ने इतना हैवी खाना खा लिया, तो क्या उसका कोई इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा कि 6 दिन आपने बड़ा सोफिस्टिकेटेड रह के खाना खाया और एक दिन आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो वो उसका बोझ किस तरह बॉडी जो है बर्दाश्त करेगी? ज़ाहिर सी बात है उसका इफ़ेक्ट होता है, और बहुत सारे लोगों को इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो इस तरह से नज़र आता है कि उनको हाजमे में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में दर्द होता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं अगर आप पहले से नॉर्मली डाइट कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप इस तरह से कोई चीज़ खा भी रहे हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने ख्याल रखना होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा संडे को आई थिंक हम लोग ये करते हैं कि नॉर्मली हम सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं, लेकिन संडे को जब संडे आता है तो हम लोग 12 बजे 1 बजे या हम नाश्ता स्किप ही कर देते हैं, वही हम खाना बना लेते हैं और वो एक करके, और हम बहुत ज़्यादा उस टाइम पे खाते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो एक तो नाश्ता प्रॉपर करें, उस दिन भी नॉर्मल की तरह नाश्ता करें। आप उस नाश्ते में ऑब्वियसली ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप चने ले लें, नान ले लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी, एक तो पोर्शन साइज़ का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ना खाएं। उसके साथ साथ पूरे दिन में अपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। अच्छा। एक तो उससे जितना आप ये सब कुछ खा रहे हैं उसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी कि पानी पीने से आप एक तो हाइड्रेटेड रहेंगे। जितनी जल्दी आप जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपका हाजमा उतना बेहतर रहता है। ओके। तो बिल्कुल जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो आपने उसके साथ ये नहीं करना कि आप पानी भी छोड़ दें और बिल्कुल ही उसको कर दें। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं चीट। उसमें ये है कि हर खाने के साथ आप अपने सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। अपना एक पोर्शन सैलड का रख लें, प्लान करें पहले से कि मैंने अगर वीकेंड पे ये चीज़ खानी है, मैंने चने खाने हैं या मैंने पाए खाने हैं, तो उसके साथ मैंने क्या चीज़ ऐसी शामिल करनी है अपनी डाइट में जिससे मेरी ये जो असरात हैं वो कम से कम हो सकते हैं। उसमें ये है कि आप सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी को अपनी ड्रिंक ऑफ चॉइस बनाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि होता ये है कि हम लोग चने भी खा रहे होते हैं, हम
हम लोग बर्गर्स भी खा रहे होते हैं और उसके एक तो वो वैसे ही हाई कैलोरी होते हैं, ऊपर से उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। ट्रू। ठीक है, तो उसकी जगह अगर हम पानी को चॉइस बना लेते हैं तो वो कितनी सारी कैलोरीज आपकी निकल जाती हैं उसमें से। अच्छा, दूसरा ये भी है, और यूजुअली सुबह जब नाश्ता करने जाते हैं तो लस्सी का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, तो लस्सी पी रहे होते हैं। एक तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कह लें कि जो नाश्ता कर रहे हैं वो कैलोरीज वाला है, फिर ऊपर से लस्सी, जो वो पेड़े वाली लस्सी और पता नहीं मक्खन वाली लस्सी, कौन कौन सी लस्सियाँ पी रहे होते हैं हम लोग, तो वो उसके अंदर भी कैलोरीज है अच्छी खासी। तो ये फिर किस तरह मैनेज कर सकते हैं? और बहुत से लोग कहते हैं जब ये इतना हैवी हम खा लेते हैं ना, तो उसकी डाइजेशन के लिए फिर हमें ना कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती है, बहुत से लोग कहते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि डाइजेशन के लिए हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, या कोई और भी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि हमारी ये जो हैवीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोझल सी होना शुरू हो जाती है हमारी हालत, उसको मेनटेन या बेहतर किया जा सके? लस्सी तो आपको पता है कि मशहूर है नींद के लिए, कि आप जैसी लस्सी पीते हैं आपको नींद आ जाती है। ट्रू। वो इस वजह से होता है कि कुछ उसमें चीज़ें इस तरह से होती है, एक तो हम चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं लस्सी में, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। उसके अलावा थोड़ा सा गैप दे लें अपने खाने के साथ, ताकि जो आप लस्सी पी रहे हो उसका आपको कोई फ़ायदा भी हो। यानी कि जब आप गैप नहीं दे रहे ना, आप डायरेक्टली उसके साथ खा रहे हैं, नान के साथ और इनके साथ मिक्स करके इस चीज़ को खा रहे हैं, तो जो आपका कैल्शियम है ना वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा जो दूध में है, दही में है। तो उसकी बजाय आप थोड़ा सा गैप दे दें, 1 घंटे का गैप दे दें, उसमें लस्सी का इस्तेमाल करें, तो वो एक तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और चीनी का इस्तेमाल उसमें कम से कम करें। ठीक है, 2 ये टिप्स हो गई। और तीसरी चीज़ आपने पूछी है डाइजेशन के हवाले से, कि बहुत से लोग कहते हैं बहुत हैवीनेस हो जाती है ये सारी चीज़ें खाने के बाद, तो हमें फिर कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती है ताकि डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि माइंडसेट का भी गेम होता है, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक में तो और बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। सही जी, उससे आपको लगता है क्योंकि उसमें एसिडिक थोड़ी सी वो होती है, तो आपको लगता है कि मेरी जो है ना वो डाइजेशन इससे बेहतर हो रही है। लेकिन आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आज संडे है, मैंने इस तरह से कुछ खाना है, या आप दावत पे जा रहे हैं, आपको पता है कि मैं ओवर ईटिंग करूँगी, ठीक है, या करूँगा, तो आपने क्या करना है कि रात के टाइम आप सौंफ ले लें 1 टेबलस्पून, और उसको पानी में भिगो के रख दें। उसको सुबह आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में, गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में कर ले तो बेहतर है। नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख देंगे तो ठीक है। उसको कवर करके आप रख दें, सुबह आप उस पानी को पी लें छान के, ठीक है। वो जो पानी होगा वो आपके ये जो जितना आपका हाजमे का मसला है या एसिडिटी का मसला है, इसको बेहतर करना शुरू कर देगा। दूसरा, अगर आप कहीं बाहर से खा रहे हैं तो चांसेस होते हैं फूड पॉइजनिंग के, इन्फेक्शन के, तो उसमें कंपाउंड होता है एनीथोल के नाम से बेसिकली, और ये जो कंपाउंड है ये आप एंटी माइक्रोबियल भी है, ये आपके इन्फेक्शन से आपको बचाता है, आपके एंटी फंगल भी है, तो वो जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं ना, उनसे आपकी हिफाजत भी करेगा। तो इससे एक तो आपकी डाइजेशन बेहतर हो गई, एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम खत्म हो गया, साथ साथ जो है ना वो आपके इन्फेक्शंस का रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है। फिर एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को स्पेसिफिकली एसिडिटी हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है कि उनसे ना बैठा जाता है ना उठा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, ये चीज़ भी आपके घर में मौजूद होगी, बेकिंग सोडा होता है हमारे पास, जिसे हम आम जुबान में मीठा सोडा कहते हैं। आप वो सिर्फ आधा चाय का चम्मच पानी में डाल के उसको इस्तेमाल कर लें, फ़ौरन एसिडिटी का रिलीफ है वो, फौरी तौर पे आपको जो है ना वो फौरी तौर पे आपको असर नज़र आना शुरू हो जाएगा उसका। और इसके अलावा लीमू को वैसे हम किया जाता है कि लीमू बहुत जो है ना वो एसिडिटी कॉज करता है अगर आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करें, लेकिन वही लीमू अगर आप पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं तो वही लीमू जो है वो आपकी एसिडिटी को कम करने में आपकी मदद करता है। अब उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जरूर। उसका तरीका ये है कि आपने 1 ग्लास नीम गर्म पानी या गर्म पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच लीमू का या 1 लीमू पूरा छिड़क के और उसको जो है ना वो पी लें। ये आपकी एसिडिटी से फौरी तौर पर आपको रिलीफ देगा। वाओ, मतलब आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल, अच्छा बेकिंग सोडा भी होता है और बेकिंग पाउडर भी होता है, दोनों एक ही जैसे? नहीं, बेकिंग सोडा कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, उसे हम मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर मुख्तलिफ है। तो इन दोनों में आपने इन बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, जिसको हम मीठा सोडा घर पे कहते हैं, वो चनों को भी लगता है जी, वो उसका इस्तेमाल करना है। तो जनाब ये हमारी आज का डिस्कशन थी कि हमने अगर
कल चीट डे करना है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, और अगर हमने हैवीनेस महसूस की वो खाने के बाद तो उसके लिए क्या अल्टरनेट आपके पास मौजूद है। तो हमारे साथ जुनैरा मौजूद थी। जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब का जो सेगमेंट है ना उसमें हमें बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स मिलने वाली हैं, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो कि ग्लास स्किन चाह रही हैं या कोरियन स्किन, जो आजकल ट्यूटोरियल्स भी देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे कि जनाब फ़लाँ चीज़ आप लगाएं मुंह पे, फ़लाँ चीज़ आप लगाएंगे तो आपकी ग्लास स्किन हो जाएगी, कोरियन स्किन हो जाएगी। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जो है ना कोरियन स्किन केयर के हवाले से हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिनकी एडवर्टीज़मेंट हो रही होती है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि हम आपके लिए घरेलू टोटके लेकर आए हैं, घरेलू नुस्खे लेके आए हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है ना ऐसे लश पश हो जाएगी और ग्लास स्किन आपकी लगेगी। और लोग भी आपसे पूछेंगे भाई कौन से प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हर्बलिस्ट मौजूद है, नईमा राव साहिबा हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। मैंने भी उनसे टिप्स लेनी है, आप लोगों ने भी उनसे टिप्स लेनी है कि हम अपनी खूबसूरत स्किन को मज़ीद खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। नईमा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज तो हम सबका फेवरेट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम सारे ही चाहते हैं कि हमारी ग्लास स्किन हो जाए, हमें मेकअप करने की जरूरत ही ना पड़े। बस असल बात यही है कि मेकअप से जान छूट जाए। मेकअप से जान छूट जाए तो हम खूबसूरत और भी हो जाए। तो मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें आज आप में बताने वाली हैं और लेकर आई हैं। बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे आगे। अच्छा जी, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम और इतना पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे स्किन की, ग्लास कोरियन स्किन, ठीक है ना, सबका फेवरेट है, सब यही चाहते हैं कि हम, चाहे वो मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े, सब यही चाहते हैं। और इतने महंगे प्रोडक्ट्स उनके मिलते हैं ना नईमा साहिबा, आप चले जाएं सोशल मीडिया पे या मार्केट में चलिए, इतने महंगे हैं ना। मैं कहती हूँ 4 से ऊपर तो स्टार्ट होते हैं, वो छोटे-छोटे से सीरम्स होते हैं। बॉटल उसकी सीरम की मिलेगी, वो 4-5 हज़ार, 4, 4.5, 5 हज़ार की, आपके तक पहुंचने तक 5 हज़ार से ऊपर चली जाती है वो। अच्छा, आज जहाँ कोरियन स्किन की बात आती है ना, जापानीज स्किन की बात आती है, वहाँ हम चावल को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, चावल, हाँ, राइस, ओके। हाँ, आज मैंने जो रेमेडीज बनाई है, और अगर आपको चाहिए स्किन के अंदर लस्टर, जिस तरह हम बालों के अंदर चाहते हैं कि हमारी स्किन प्लम भी हो, बच्चों की तरह नजर आए, मॉइस्चर भी लगे, और ये है कि लाइटें नजर आए हमारे फेस के अंदर, हाँ, तो उसका जो है एक और सेम इसी तरीके से जो हमने इस्तेमाल किया है वो अलसी। इन दो चीज़ों का आप यकीन माने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपए के अंदर बनने वाली क्रीम आप लोगों के सामने लाइव बनाऊंगी। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। क्रीम भी बनाऊंगी, सीरम भी बनाएंगे, हम इसका टोनर भी बनाएंगे। अच्छा। सिर्फ ये 2 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में यूज कर लेते हैं ना, इस्तेमाल किचन की आम सी चीजें, और चावल, अलसी और चावल, ठीक है, हाँ, सिर्फ ये 2 चीज़ों से मैं आज एक क्रीम बनाने लगी हूँ कि जिसको आप मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े सब इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका इफेक्ट इतना अच्छा है कि जो आपकी डिजायर है ना कि हमारी स्किन जो है वो ब्लश करे और हम जहाँ जाएं और बस फिर हम ही हम हों, तो इंशाल्लाह उसके लिए आज अच्छा, इसको, हाँ जी, इसके लिए जो देखिए मैंने अलसी को, इतनी सी अलसी को तकरीबन 2 चम्मच अलसी ये बनती है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ 1 हफ्ते की रेमेडी, ठीक है, 2 चम्मच अलसी इनफ है। और ये 1 हफ्ते के लिए चल सकेगी, आराम से चलेगी, इजीली चलेगी, ठीक है, खराब नहीं होगी, खराब नहीं होगी, ठीक है, आजकल के टेम्परेचर पे खराब नहीं होगी, थोड़ा सा मौसम गर्म लगे तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, हाँ। इसी तरह 2 चम्मच चावल है, सिर्फ ये 4 चम्मच और 8 दिन, अच्छा, हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा, करना क्या है कि ये आपने इनकी जेल निकालनी है। अच्छा, जेल निकालनी है, जेल निकालने का मैं बताती हूँ, इधर असल में है नहीं, वरना मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाती कि कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने ये करना है, ये 2 चम्मच चावल और 1 गिलास पानी के अंदर रात भर सोक करके रख देने, ये एटलीस्ट 4-5 घंटे आप लोगों ने सोक करके रखने, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है उस पानी के अंदर आ जाए। रात को रखते वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर। अच्छा, उसका ऊपर वाला जो पानी है वो इसका मैंने बनाया टोनर, ये देखिए दूधिया पानी नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये आप लोगों का, आप मेकअप से पहले एज ए प्राइमर भी यूज करें, ठीक है, हाँ जी, और मेकअप के बाद मेकअप फिक्सर पे भी यूज करें इसको। ये मेकअप, हाँ जी, मेकअप फिक्सर भी है, फिक्स कर देगा आपकी मेकअप फिक्स कर देगा, हाँ, मेकअप फिक्स कर देगा। इतने महंगे मेकअप फिक्सर मिलते हैं ना, तो इससे सस्ता मेकअप फिक्सर में ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, इसका ये है दूसरा कि इसमें कोई केमिकल, नॉन केमिकल है ना, तो देखिए मैं आप लोगों को ना ये करके दिखा देती हूँ, और इसमें कोई स्मेल भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी।
देखें मेकअप फिक्सर है ये। और दूसरा इसका जो फायदा है वो ये है कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, खराब नहीं होगी, हाइड्रेट होगी, खराब नहीं होगी स्किन। ठीक हो गया। ये ऊपर वाला पानी जो था थोड़ा सा वो मैंने निकाल लिया, बाकी पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और यूज करके तो जो राइस थे उसको अच्छे तरीके से गला दिया। गलाने के बाद मतलब कि चूल्हे के ऊपर हाँ जी, पानी के अंदर थोड़ा लो फ्लेम पे रखा। तो उसकी हमारी ना ये देखिए ये एक इस तरीके की जेल पेस्ट कह लें आप इसको, थोड़ा सा थिक सीरम टाइप ये हमारे पास आ गया, ये हो गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से अलसी को सोक करने की जरूरत नहीं है। अलसी को जस्ट आप 1 गिलास पानी में डालें, 3-4 मिनट तक पकाएं और ये देखो ये एक इतनी फाइन जेल आपके सामने। इसको तो मैं चम्मच से मैंने उठा लिया। ये अलसी की जेल है, मुझे लगा शायद ये हनी है। नहीं ये हनी है। अच्छा, देखें ये हनी है। वो थोड़ा सिमिलर सा इसकी जेल को जरा अच्छा इसकी जेल पे फोकस करना, आप इसकी जेल को देखना। ये देखें ये ऐसी, ये हमारी स्किन के अंदर जिसको हम कहते हैं ना कोलेजन, ठीक है ना, ये वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये इस तरीके से बाइंडिंग करेगी। नजर आ रही होगी ना आप लोगों को? आ रही है, सामने कैमरे पे भी नजर आ रही है सबको। ठीक है। अच्छा, मुझे वैसे ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी इसकी जेल की। आ जाएगी। 2 चम्मच आप लोगों ने जेल अलसी लेनी है। अलसी लेने के बाद आप लोगों ने इसको 1 गिलास पानी में इतना बॉईल करना है उसके झाग से बनना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं इसको ना हाथ से उठा के दिखाऊंगी ताकि आप इसको एज इट इज भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये इसको फोकस कर लें आप ना। ये देखें ऐसे नजर आ रहा है ना? यस। अच्छा, इसको सिंपल आप लोगों ने अगर फेस वॉश किया है, लेट्स से फेस वॉश किया, हैंड वॉश किए, कोई भी इतनी सी ये जेल ली सारा दिन, ये स्किन के अंदर ये एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज हो सकता है। स्किन को हाइड्रेट करेगी। ठीक है, स्किन को ड्राई नहीं होने देगी, क्योंकि गर्मियां सर्दियां हैं, पानी का इंटेक हम कम कर देते हैं और गर्म पानी से हम मुंह धोते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई जहाँ पे होती है वहां पे पैचेस स्किन हो जाती है। जब पैचेस आते हैं तो फिर स्किन ब्लैक हो जाती है। ठीक है ना, ये एक पूरी चेन है। तो इसको देखिए, स्किन को ये हाइड्रेट करेगी, नो चिप कोई चिप नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, स्किन के अंदर चली जाएगी। मैं सबको बताती हूँ ये। ठीक है। अच्छा, इसकी क्रीम बनाते हैं, लेकिन इसका साथ में मैं आपको एक मास्क बता देती हूँ, बाकियात जो इसके बच गए थे। अच्छा, ठीक है। स्टेन कर लिया ना, स्टेन करने के बाद फिर चावल भी बच गए, अलसी भी बच गई मेरे पास। उसको मैंने सिंपल एक ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में डाल के ये भी देखने वाली चीज है। ये देखिए, ये आप यकीन माने, ये आपकी स्किन को प्लम करेगी, हाइड्रेट करेगी। मैं आप लोगों को ना, अब बैठी हूँ तो अब देख रहे हैं सारे, तो मैं आप लोगों को इसका करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आप लोगों ने अपने फेस पे जेल वो सारा मास्क लगा सकते हैं। हम जो लगाते हैं ना जेलेटिन मास्क जो लगाते हैं, ठीक है ना, इतने महंगे हम मास्क लेते हैं। हाँ जी, ये स्किन की जो हमारी खास तौर पे जो प्री मैच्योर एजिंग आ जाती है, ठीक है, प्री मैच्योर एजिंग जो आ जाती है, या इधर से हमारी थोड़ी सी सैगी स्किन एज के साथ सैगी ना, आंखों के नीचे से सैगी होना शुरू हो जाती है। आप सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल इस तरीके से करें। मैं बताती हूँ कि आप लोगों को किसी महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोगों के महंगे ट्रीटमेंट से जान छूट जाएगी। इवन दो कि आपको फिर फेशियल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो स्लोगन है ना वो ये, बैक टू नेचर, कि आप लोग नेचर की तरफ आ जाए, इन चीजों से जान छुड़वाएं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं सबको बताती हूँ कि एकदम से आप लोगों ने महंगे ट्रीटमेंट से फौरन से इस तरफ नहीं आना। हाँ, फौरन से नहीं आना, स्लो प्रोसेस होता है ये, क्योंकि कुदरती जो भी चीजें हैं ना उनका स्लो प्रोसेस है, लेकिन उनका देर उनका लॉन्ग लास्ट होता है, उनका रिजल्ट है। अच्छा ठीक है, हाथ लगे इस पे लगे, इसको लगे रहने दे ना, ये उतरेगी, ये चिपकी रहेगी। ठीक है, हाँ जी। फिर बाद में इसको आप वाइप करके सिंपल पानी से वॉश करें। किसी आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको बाद में लोशन, टोनर कुछ भी नहीं। टोनर यूज करना है तो ये करना है, ये वाला टोनर यूज करना है। चले, इस पे हाथ पे लगे अब बन गया। इसको हम कितनी देर के लिए लगा सकते हैं? आप इसको ना आधे घंटे के लिए लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप लगाएं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बेशक लगा लें, लेकिन लगाएं जरूर। अच्छा, दूसरा मुझे नहीं मसा भी बताइए, कितने दिन ये भी चल सकता है? ये 1 हफ्ते के लिए चल सकता है? एक हफ्ते के लिए। देखिए ना, 2 चम्मच 4 चम्मच में हमारा 1 हफ्ता हमारा टोनर भी बन गया, मास्क भी बन गया, और आप लोगों के सामने मैं क्रीम भी बनाऊंगी। अगर आप लेट से क्रीम नहीं बनाना चाहते, ठीक है, क्रीम नहीं, आप सिंपल एज इट इज इस तरह यूज करें। इनका इस तरह भी यूज किया जा सकता है, इस तरीके से यूज करें। अच्छा, अब हम आते हैं क्रीम की तरफ। इसकी क्रीम कैसे बनानी है हमने? जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्राई है, वो सिंपल ये यूज कर सकते हैं। वो सिंपल अलसी का जो हम लोगों ने एक जेल बनाई है वो यूज वो दिन में आप 8-10 दफा यूज करें, नो चिप होगी, कोई आपको हेजिटेशन नहीं होगी, इससे स्किन के अंदर चली जाएगी सिंपल। ठीक है, इसका हमने थोड़ा सा ये थोड़ा सा थिक सीरम सा बन गया। ठीक है, चावलों का हमने वो जो है ना पेस्ट या पानी जो लिया वो ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ये जेल क्योंकि इससे निकलेगी नहीं, ये देखिएगा जेल बिल्कुल ना जिस तरह हम जेली नहीं होती उस जी ये जी देखिए इस तरीके से, बस इतनी सी। ओके ठीक है, हो गया। ये मुझे हाथ के साथ तोड़नी पड़ेगी। ये देख ले कुदरत ने इसकी इतना कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है, और वो ये जब स्किन के कुदरत- अंदर लगेगी तो वो जो आपको लगता है कि हमारा कोलेजन जो है वो अब देखिए खत्म हम होता जा रहा आर्टिफिशियल है। कोलेजन की तरफ चले गए। हाँ। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें कैसा कैसा, ये देखिए कितना कि जबरदस्त हमारी कोलेजन स्किन हमारे के अंदर पास जो है। इलास्टिसिटी है वो खत्म होती खत्म जा हो रही है, जाएगी, हाँ। प्लम्पनेस खत्म होती जा रही है, ये उसको दोबारा से रिजुविनेट करेगी आपकी करेगी। स्किन के। अच्छा, इसके अंदर फिर आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। अगर स्किन जिस तरह किसी किसी के फ्लेक्स उतरते हैं ना स्किन के ऊपर से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ ठीक कि है। 1 ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप, ये एक चम्मच मैंने ली है, ओके, ठीक है, 1 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल, विटामिन ई का ऑयल, वो जो E कैप्सूल्स मिलते हैं। हाँ वो ले सकते हैं। एक्चुअली मैं रॉ फॉर्म में रखती हूँ क्योंकि कैप्सूल अगर 1 ड्रॉप आप यूज करेंगे फिर वो वेस्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, आप कोशिश किया करें और ले लिया खुला, हाँ जी, ले खुला लिया। ले लें, ठीक हाँ, है। किसी भी अच्छे से उसका ले लें ब्रांड ओके। का। अच्छा, इसके अंदर फिर जाएगी एक सिर्फ ड्रॉप जो है वो ग्लिसरीन, अच्छा। एक चम्मच के लिए मैंने बताया। और आप एक क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक हाँ है। जी, हमने पहले डाला जी विटामिन ई का बिल्कुल एक ही कतरा, और एक ही दूसरा कतरा। ड्रॉप हमने डाला ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन का, ये देखें, ये एक थिक क्रीम बन जाएगी, क्रीम की शक्ल आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह क्रीम होती है ना। आप यकीन माने आपके स्किन के जितने प्रॉब्लम है, चाहे उसमें आपका सैगीनेस है, चाहे आप में उसकी आप कहते हैं कि डार्कनेस है, चाहे आप कह सकते हैं कि ब्राउन स्पॉट है, या सुपरफिशियल जो मुलाजमा है। अच्छा, सुपरफिशियल मुलाजमा को भी सुपरफिशियल ट्रीट करेगा हाँ ये? जी, ये ओके। सुपरफिशियल मुलाजमा है, ठीक है। ये उसको मैं कहती हूँ स्किन के जो हमारे सामने नजर आने वाले जितने भी मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों ने इसका बहुत अच्छा फीडबैक अच्छा, दिया। आपको कहते नहीं है कि आप हमें बताते हैं, आप खुद भी यूज करती हैं कि नहीं यूज करती हैं? मैं भी करती हूँ, तो यही चीजें यूज करते हैं ना। मैंने भी, जो दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी स्किन तबाह हो गई, मैंने भी अपनी स्किन बर्बाद की थी। जब हमारा एक नया नया दौर था, जब हम बड़े हो रहे थे, तो उस वक्त ना क्रीमें आई थी Obviously, हाँ। मिक्सचर, फलां चीज डालें, फलां चीज डालें, फलां चीज डालें। उस वक्त ये अकल नहीं थी कि हमें स्टीरॉइड लगा के एटलीस्ट सन के सामने नहीं जाना चाहिए। हम चाहते थे कि हम फॉरएवर गोरे हो जाएंगे शायद ना। फिर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए, और फिर जो हमारी शक्लें जो एक भूत टाइप बन गई थी, आप यकीन माने इतनी पैची स्किन हो गई थी। तो मैंने अपने आप को जो सही किया, अपनी स्किन को जो ऑर्गेनिक चीजों से किया। फिर मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है, ठीक है। मैं सारी नेचर पे ही बात करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने जो चीजें खुद यूज की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी एज आप अंदाजा लगा सकते, मैं हेयर डाई नहीं लगाती। अच्छा, नो, हेयर डाई नहीं लगाती। वो पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगी। हाँ जी, मैं हेयर डाई नहीं लगाती, कोई क्रीमें नहीं लगाती, ठीक है। इन्हीं ऑर्गेनिक चीजों से, नेचुरल चीजों से, मैं कभी फेशियल नहीं करवाती। अच्छा, हाँ जी, इन्हीं चीजों से करते हैं, यही चीजें। ये देखिए, आपको जरूरत भी क्या है, आप खुद घर में हर चीज बना के आपने रखी होगी अपने लिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही साथ में बताती रहती, करती रहती। चलो जी, ये देखिए क्रीम जो है, क्रीम बन गई है, ये क्रीम बन गई आप लोगों की, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। आप लोगों ने इसको फ्रैंकली, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि 10 मिनट बाद वॉश कर लें, 20 मिनट बाद वॉश कर लें, आधा घंटा लगाएं, 1 घंटा लगाएं, इसमें कोई कैद नहीं है। आप लोग जब मुंह धोएं लगाएं, मुंह ना भी धोएं तब भी लगाएं। हैंड वॉश करने की जरूरत नहीं, एक दफा अप्लाई कर लिया, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, जब याद आ गया जब भी लगा लिया। अच्छा, ठीक है। मतलब एज अ मॉइस्चराइजर, जिस तरह हम बार बार हाथ धो के या मुंह धो के, मॉइस्चराइजर की भी मैं देखिए, मॉइस्चराइजर जो होता है ना, 1 टाइम हम लगाते हैं। हैंड वॉश किया, ठीक है, फेस वॉश किया, लोशन रखा है हमारे पास, कोई भी हमारा लोशन रखा है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखी है, हमने क्या करना है, फटाफट लेना, लगाना, उसके बाद हम उसकी जहमत नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमने अपनी स्किन को अच्छा करना है, ठीक है, जब तक आप टारगेट नहीं करेंगे, जब आपको दिल किया, जब आपको याद आया, आपने इसको अप्लाई कर देना, आपने इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए, ये अब आप लोगों के सामने हैंड के ऊपर स्टे किया हुआ है इसने, ठीक है। ये तकरीबन मैं अभी लगा ही रखूंगी इसको, कोई इशू नहीं है। हाँ, आधा घंटा 20 मिनट ये लगा रहेगा। फिर मैं टिश्यू से साफ, सिंपल पानी से वॉश करेंगे, स्किन जो है वो हाइड्रेट होगी। और स्किन के जो लाइट से आप कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी सी सर्दी की वजह से, या आप गर्म पानी की वॉश करने की वजह से, या इंटरनल के हम पानी का इंटेक कम करते हैं, क्योंकि 70% हम पानी से बने हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को। अगर हम उसमें 5 to 10% का तो मार्जिन है हमारे लिए कि चले हम कर सकते हैं कि उसका बैलेंस हो जाता है, लेकिन हम 40% उसको कम कर देते हैं कि हम पानी पीते नहीं है। पानी की जगह हम चाय कॉफी ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्राइनेस आती है। तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए सबसे पहले तो मैं
मैं कहूँगी चाय कॉफी का इस्तेमाल जरा कम किया करें, ठीक है? नहीं, हर चीज का एक वो होता है, इत्तेदाल में रह के इस्तेमाल करना चाहिए, सारी चीजों का सही है, ठीक है। पानी ज्यादा पिए। मैं कहती हूँ कि सब्जी है, फ्रूट है, मौसम का कोई भी फ्रूट है ना, मौसम का। ये क्रीम आप लोगों ने देख ली है ना, ठीक है, ये हो गई है क्रीम, ठीक है, ये देखिए क्रीम बन गई है जेल टाइप। अच्छा, मौसम का कोई भी फ्रूट है ना, कोई भी मौसम का फ्रूट वो खा लें आप, वो खा लें, और कुछ नहीं है। गाजर का देखिए आजकल मौसम है, किन्नू का मौसम है, देखिए उसका जूस पी लें, उसका जूस पी लें। फिर भी चलो कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं कि हम नहीं खा सकते, कोई एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, या किसी को ऐसा कोई इशू है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं कहती हूँ पानी तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। आप सिर्फ अपना पानी का सिंपल, जिस तरह हमने 8 गिलास पीने, आप 8 से 12 कर दें, ठीक है। तो मैं कहती हूँ स्किन आपकी देखना हाइड्रेट होगी। जब आप लेट से, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पौधा है जमीन के अंदर है, जब तक आप उसको उसकी जड़ में पानी नहीं डालेंगे, ऊपर से हरा भरा नहीं होगा। हम भी वही चीज है, हम भी वही कुदरत से जुड़े हुए, हम भी वही चीजें हैं कि हमें अपनी स्किन का, अपने इंटरनल का हमें खुद से ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये एज अ नाइट क्रीम भी लोग यूज कर सकते हैं, रात को भी लगा के सो सकते हैं? हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है आपका। नाइट क्रीम में आपने इस तरह करना है कि नाइट क्रीम देखें जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ठीक है, जो कि कुछ यूज नहीं करते, जो कि नेचुरल चीजें ही, नेचुरल रेमेडीज ही करते हैं, तो उनके लिए ये सुपर फिट है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि आप अगर स्किन केयर में अपना कुछ लगा रही हैं, ठीक है, लाइक सीरम लगा रहे हैं आप, कोई क्रीम लगा रही, कुछ भी, आपने क्या करना है, फेस वॉश करने के बाद आपने सबसे पहले ये वाली क्रीम लगानी है, ठीक है, एज ए सीरम, ठीक हो गया ना, सीरम लगाना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ये ऊपर से आपको ना उलझन नहीं फील करेगा, मतलब वो पिच, वो जो अजीब सी चिप चिप सी होती है वो नहीं होगी, वो नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ना ये अलसी की जेल गई है ना। अगर लेट से किसी की स्किन ज्यादा ऑयली है तो वो राइस वाली स्किप करके जस्ट अलसी वाली लगाएं, उसके ऊपर आप अपनी कोई भी नाइट केयर कर सकते हैं। अच्छा, उसका होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो साइड इफेक्ट्स है ना, आप उससे बचेंगे, ठीक है, ओके, हाँ जी, वो सेफ रहेगा आपका। और दूसरा ये होगा, स्लो स्लो आपका वो प्रोसेस जो है वो पीछे चला जाएगा, ये चीज़ें आगे आ जाएंगी। मैंने इसी तरीके से किया था कि मैंने बताया है कि मैं जो अपनी हेयर केयर करती हूँ ना, जो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊँ, सबको मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं फील होती, हम ना खानदानी गंजे लोग हैं, हमारे सर पे बाल, मतलब बाल जल्दी गिर जाते हैं ना, बहुत जल्दी होता है, लोगों का गिरता है 30 के बाद, लेकिन हमारे ना 23 के बाद स्टार्ट हो जाता था हेयर फॉल, उसको हाँ जी, उसकी वजह से ही मैंने क्या किया, अपनी हेयर केयर रूटीन मैंने सबसे पहले बहुत अर्ली स्टार्ट कर दी थी। कि एक तो डाई से डर लगता था, फिर ये था कि मेरे हस्बैंड डाई करते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं करती, वो करते, उनका मैं अपने वाली केयर उनको करवाती हूँ ना, उससे ये होता है कि उनका जो हेयर केयर का जो डाई करते हैं ना, उनका ड्यूरेशन बढ़ गया, ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, वो लंबा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लंबा हुआ है, तो उससे ये कि उनके बाल भी ठीक हो गए हैं, केमिकल से जान छूट गई है ना। तो इसी तरह यही स्किन केयर की चीजें हैं। अपने आप को, आप लोगों को सबसे पहले मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमने ये करना है, नेचुरल चीजों की तरफ जाना है हमने। और दूसरा ये कि पॉकेट फ्रेंडली है, आपको कोई बहुत ज्यादा कह लें कि फाइनेंशियली तौर पर आपको अपने आप को इक्विप्ड नहीं करना पड़ता कि भाई आपके पास हजारों रुपए होंगे फिर ही आप स्किन केयर कर सकते हैं। इस तरह की आप चीजों के साथ भी अपनी स्किन केयर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप कोई भी देखें फेशियल या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं ना, जब तक आप होम रेमेडीज या इस तरह की चीजें DIY नहीं करते हैं, उस वक्त तक आपका वो जो आपने ट्रीटमेंट करा वो भी ग्लो नहीं करता, भी फायदा नहीं होता, वो ग्लो नहीं करता, वो इनहेंस नहीं होता, वो सामने नहीं आता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, मैं कहती हूँ यही करें, यही करें, इसकी कोई कैद नहीं है। नाइट क्रीम है, हमने एक ही टाइम लगानी है, सीरम सनब्लॉक है, वो हमने ज्यादा 2 दफा लगा लेते हैं, इसकी कैद ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमारे लिए ही बनाई है। चले जी, आज हमारे घर पे भी जो है ना ये टेस्ट जाके मैं जरूर करूंगी कि हमारे घर जो हनी पड़ा हुआ है ना वो असली है कि नहीं है। तो हमारे साथ नईमा राव साहिबा ने हमें आज ज्वाइन किया था, हर्बलिस्ट हैं, और बहुत ही अच्छा आपने आज हमें हैक बताए हैं, DIY बताए हैं, जो आज मैंने भी जाके करने हैं घर पे, आप भी जरूर करिएगा और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम जो है ना बालों के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दोबारा से। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुछ बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि नफ्सियाती मसाइल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर आप लोगों ने भी ये इस तरह की पोस्ट देखी होंगी कि जनाब बहुत से लोग
ये लिखते हैं या बताते हैं आकर सोशल मीडिया पे कि हमें 5 से 10 साल हो गए हैं या एक अरसा हो गया है कि हम एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, अद्वियात ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शिकायत करते हैं कि जनाब हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई अफाका नहीं हो रहा है, हमें डिप्रेशन या एंजाइटी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अपने इर्द गिर्द भी वो जिक्र करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब हम डिप्रेशन या एंजाइटी या एंशियस हो जाते हैं या स्ट्रेसफुल माहौल की वजह से हमारी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है और हमारा करियर भी मुतासर हो रहा है। तो जब आप किसी को ये बताते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है या एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया, तो लोग कहते हैं ये तो लाइलाज मर्ज़ है, शायद इसका कोई इलाज नहीं है, तो आपको अद्वियात सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी या उन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, तो अब आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है अच्छी अद्वियात खा के या ट्रीटमेंट बेहतर करा के इस बीमारी से कह लें कि छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसको मैं बीमारी नहीं कहूँगी, इसको एक मेंटल स्टेट कहा जाएगा, कंडीशन कहा जाएगा। ये बीमारी के तौर पर इसको नहीं लेना चाहिए हमें। तो आज हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करने जा रही हैं कि अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आप किसी भी चीज़ में या ज़हनी नफ्सियाती मसाइल हैं आपको, तो आप किस तरह उसको ट्रीट करवा सकते हैं होम्योपैथी के इलाज के साथ। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हमजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। डॉक्टर हमजा, सबसे पहले तो बताइए, जो कहा जाता है कि जी डिप्रेशन और एंजाइटी का ख़ात्मा नहीं हो सकता, ये लाइलाज बीमारी है, इसका कुछ भी आप करा लें या आप एंटी डिप्रेसेंट्स खा लें, अद्वियात का इस्तेमाल कर लें, भाई इसने तो ख़त्म नहीं होना है, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। वाकई ऐसा है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत ये सब एक फ़र्जी बातें हैं। जैसे कि किसी अगर पूछें पाकिस्तान में कितने डॉक्टर हैं, तो 22 करोड़ आवाम में तो 22 करोड़ डॉक्टर हैं। हाँ। हम तो एक चीज़ इसमें देखते हैं, बेसिकली जब तक लोगों को एक बीमारी की रूट कॉज पता नहीं होगी तो उस टाइम तक वो चीज़ें का इलाज मुमकिन नहीं है। हम तो ये चीज़ गाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फोबिया, बाइपोलर डिजीज़, शिज़ोफ्रीनिया, ये सब एक ही किस्म के बेसिकली जो है ये नफ्सियाती डिसऑर्डर हैं। और डिसऑर्डर जो है इसको आप किसी भी मेडिकेशन के साथ, मोस्टली होम्योपैथिक के साथ जहाँ पे हम तरीका इलाज की बात करते हैं, तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योरेबल है। अब इसमें बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं कि उसके पेशेंट्स का, हर पेशेंट्स की एक अलग डिफरेंस चीज़ें होती हैं। कुछ को साइकोलॉजी तौर पे इनहेरिट में चीज़ें आई होती हैं, लेकिन वो भी अद्वियात के साथ काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप ये कह सकते हैं कि उनको खुराक के साथ, उनके एनवायरनमेंट के साथ वो चीज़ें अटैच होती हैं, तो वो उन चीज़ों को खबर आ जाते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, अगर किसी पेशेंट को एक एंजाइटी है, हाँ। उसमें अब मोस्टली ये जो चीज़ें हमारी ये ख़वातीन में मोस्टली जब से ये चीज़ें आती हैं कि अब जो 40 आती हैं ख़वातीन, जैसे मेटाबॉलिज्म इनका चेंज होना शुरू होता है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिसऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। उसमें तन्हाई पसंद रहती हैं, अच्छा, मूड चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब तो 20s में भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते, तो क्या हम जी बिल्कुल, वो मैं उस तरफ भी आता हूँ ना। वो सारी चीज़ें हम उसमें एक एज वाइज उसमें करते हैं कि जो मोस्टली जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं ना, उसमें कुछ घरेलू मिसाइल चल रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें जब चलती हैं तो फिर पेशेंट उन चीज़ों को लेके तो अपने साथ जैसे चल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें ये इनके लिए इरिटेट होती है। और उन चीज़ों के साथ पेशेंट जब अपने आप को उस चीज़ में एक माहौल में उसमें जब नहीं ढाल सकता या उसमें सेट नहीं करता, उस चीज़ को हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। और उसमें बाकी फर्दर जो देखा जाए तो हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मैंने आगे भी प्रोग्राम में बताया है कि जब तक हम शुक्र अदा करना नहीं सीखेंगे तब तक ये मामला हम किसी भी एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी भी चीज़ से नहीं निकल सकते। अब एंजाइटी इन चीज़ों में आ जाती है। फिर अगर खौफ की तरफ हम जाएँ, फियर, अब बाज़ लोगों को अनवांटेड फियर होते हैं, यानी है कुछ भी नहीं लेकिन डर लगता है कि हेल्थ एंजाइटी सबसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान का ये सबसे टॉपिक इस टाइम मैं कहूँगा जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो बीमारी इस टाइम लोग समझ रहे हैं वो ये चल रहे हैं हेल्थ एंजाइटी। हाँ। कि एक बंदा है जिसको कुछ भी नहीं है और वो यही समझता है कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे फालिज ना हो जाए, मुझे ना क्यों। अच्छा, उसमें होता है क्या कि पता ये चलता है उसके किसी अजीज़ की कुछ अर्सा पहले डेथ हुई है, ये वो बीमार रहा है। खास तौर पे ये डॉक्टर साहब कोरोना के बाद भी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ एंजाइटी जी, कोरोना में तो मोस्टली पेशेंट्स की जो हुई थी, डेथ्स हुई थी, उसमें मोस्टली जो चीज़ आई है वो फियर था
हाँ जी, खौफ था, ये इसने ज़्यादा ट्रिगर किया, इसने ज़्यादा ट्रिगर किया है। तो हम वही चीज़ कहते हैं फियर में, और फियर के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, बाइपोलर डिजीज, शिज़ोफ्रेनिया, ये जितनी भी किस्म की जो बीमारियाँ हैं, इसका होम्योपैथिक में बड़ा अच्छा तरीका इलाज है। और इससे लोग बड़े अच्छे से मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। अब हम मोस्टली जब किसी भी तरीके इलाज की हम मुखालफत तो नहीं करते, लेकिन आप ये देखें कि आप किसी भी पेशेंट्स को, अगर हम किसी को मेडिसिन को शुरू करता है, वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो रिसर्च पेपर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च पेपर हैं वो मेरे पास मौजूद है, अगर कोई चाहना चाहे मैं दिखा भी सकता हूँ कि जब ये अद्वियात दी जाती हैं तो ये 2 या 3 महीने तक तो पेशेंट को रिलैक्स डाउन करती हैं, सुकून देती हैं। अच्छा। लेकिन इन फ्यूचर में इसकी जैसे जैसे इसकी डोज को बढ़ाया जाता है उस तरह ये पेशेंट्स पे काम करना कम कर देती हैं। तो एंड क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं मेडिसिन के, एंटी डिप्रेसिव जो मेडिसिन है, इसके कितने ग्रुप हैं जो अमेरिका ने अभी रिसर्च में उसमें बताया कि ये दवाई खाने वाले पेशेंट्स 5 साल 7 साल बाद खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। ये मोस्टली एक रिकॉर्ड है उनके पास सारा। तो उसके निस्बत जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है। इसमें कोई पेशेंट्स, इसमें कोई आदत नहीं बनती अद्वियात खाने की, और आप एडिक्ट नहीं होते। या ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खा ली और आपको पता नहीं आप कहाँ सो रहे हैं, या आपके जो सेंसेस हैं वो काम नहीं कर रही। तो वो बड़े इफेक्टिव चीज़ें हैं इसमें, और नेचुरली तरीका इलाज की चीज़ें आ जाती है ना। और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि लोगों में जब ये चीज़ डेवलप हो रही है तो डेवलप होने की कॉजेज़ क्या आ रही हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एक पेशेंट है हमारे पास आ गया, वो कहता है जी मेरे माहौल भी ठीक है, मैं सब कुछ ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब उसकी चीज़ क्या आ जाएगी, कॉज क्या आ जाएगी, काज हम उसको देखेंगे कि उसमें विटामिन B12 की कमी आ रही है, टेस्ट करवा लें आप, सब सिंपल सी है। डोपामाइन, सेरोटोनिन लेवल, ओमेगा 3, विटामिन D3, अगर इन चीज़ों की भी कमी जिस्म में हो तो ज़ाहिर बात है ये आपके जो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी रिसर्च में परसों एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसके ऊपर ये बताया गया है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका इफेक्ट 80% आपके जो ब्रेन के साथ है, जो लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हमारे इसमें बेसिकली जो फजले का निकालने का काम है ना लार्ज इंटेस्टाइन का। लेकिन जैसे ऑटिज्म के पेशेंट बहुत हैं, उनमें भी गट लीकेज की जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में, ये इनको बच्चों में आता ही गट लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो वो ऑटिज्म की बीमारी भी मैदे से शुरू होती है, ये आज ही कह रहे हैं। और ये चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है कि ये वाकई जो बीमारियां हैं, मोस्टली बीमारियां हैं जो ये आपके स्टमक से रिलेटेड होती हैं। या जब आपका स्टमक बेहतर काम नहीं कर रहा, आप कोई भी मरीज़ आप ऐसा नहीं देखेंगे कि वो कहेगा जी डॉक्टर साहब मुझे खौफ भी नहीं है, मुझे स्ट्रेस भी नहीं है, और ये यानी अगर ये चीज़ें हैं भी तो मेरा मैदा ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो या तो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होगा, या फिर उसको जो है एसिडिटी बहुत, एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होता रहेगा, उसकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा। जैसे H. pylori आजकल बहुत कॉमन एक बीमारी चल रही है पेशेंट्स के अंदर, लोगों को उन चीज़ों का पता ही नहीं है। और खौफ और में जब मेथरी जो चीज़ आती है ना खौफ, फियर में मैं ये चीज़ कहता हूँ, आप देखें मोस्टली हमारा जितना भी आप कोई भी चीज़ उठा लें, सोशल मीडिया उठा लें, वहाँ पर आपको हर तरह का इलाज, हर तरह का पीर, हर तरह का डॉक्टर, हर तरह का हकीम, हर बंदा हर कॉमन दुनिया से मिलेगा आपको। हाँ। अच्छा, अब ये क्या तरीक़ेकार है, ये लोगों को फंसाने के तरीक़ेकार है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा मोस्टली आप क्या कर सकते हैं कि जब जिस बंदे को तन्हाई में कोई उसका साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, शेयर करने वाला नहीं है, तो क्या होगा, वो बंदा डिप्रेशन का, एंजाइटी का, खौफ का शिकार होगा। अब ये लोग क्या करते हैं मोस्टली, जितने भी मैं ये कहता हूँ कि जितने भी पीर खाने आजकल जो चल रहे हैं, ये आबाद हैं या लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर ये लोग मोस्टली लोगों की बात सुनते हैं। अब मियाँ बीवी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बीवी मियाँ की सुनने के लिए नहीं है, बेटा बेटे के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आपका सब टाइम खा गया हो एक दूसरे को चीज़ें कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है या क्या नहीं चल रही, उसको हम लोग शेयर नहीं करते। लेकिन क्या चीज़ें हैं कि फिर वो बंदा अपने दिमाग के मुताबिक क्या कहेगा जी, कहेगा जी मैंने ये लाल रंग की गोली छोटी खाई थी, आप भी खा लो, से मुझे सुकून है। अच्छा। अब जब सेल्फ मेडिकेशन की तरफ हम लोग जाते हैं ना, तो फिर वो क्या चीज़ें आती हैं कि वो बजाय उसको फ़ायदा देने के वो नुकसान की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें जब भी किसी पेशेंट्स को कोई फियर है, एंजाइटी है, फोबिया है, शिज़ोफ्रीनिया तक मैंने पता किया, इवन के बाइपोलर डिजीज़ है जिसमें पेशेंट्स बार बार उसमें शक है या उसमें हाथ धोता है, ये चीज़ें जो हैं इसका होम्योपैथिक में बड़ा अच्छा तरीका इलाज है। और मोस्टली बदकिस्मती से पाकिस्तान में इतना होम्योपैथिक को जो प्रमोट नहीं किया जाता, अब वो प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा कि ज़ाहिर बात है जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो अद्वियात सेल करते हैं मार्केट में, वो इस तरीके इलाज के ऊपर नहीं आने देते। अच्छा। अभी जैसे लास्ट टाइम हमारे एक हर्बामेट जी स्विट्ज़रलैंड की कंपनी थी, तो अभी वो पाकिस्तान में आए हुए थे लोग, तो वो पिछले कितने अरसा से पाकिस्तान में काम करने के लिए चाह रहे थे कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान में दें और हम उसको अद्वियात हमारी दें, क्योंकि दुनिया में सबसे टॉप की अद्वियात इस टाइम स्विट्ज़रलैंड बना रहा है। अच्छा। नेचुरल के हवाले से भी और होम्योपैथिक के हवाले से भी। तो
उन अद्वियात की अभी हमने रिसेंटली उनकी वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे मैन्युफैक्चरिंग करके, तो यानी स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क, फ्रांस जैसे ममालिक जो हैं, जो तरक्याफ्ता ममालिक जिनको हम काउंट करते हैं, इवन कि हमारा जो हमसाया ममालिक है इंडिया, वहाँ पर बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं, और मोस्टली वहाँ की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही, ऐसा नहीं है नेचुरल तरीकों को कि वो नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ज़्यादा उन चीज़ों को अगर आप वो अवेल करते हैं, तो उसके बेसिकली ये चीज़ है कि हमने कोशिश ये करनी कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो ये चीज़ें जब आप, मैं फिर वही चीज़ें रिपीट करूँगा कि फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, बाइपोलर डिजीज़, शिज़ोफ्रेनिया, ये जितनी चीज़ें हैं, इसका इलाज होम्योपैथिक में बड़ा अच्छा मौजूद है। ठीक है। खुराक इसमें अपनी चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल केयरेबल हो सकती हैं। और उसके लिए आप बिल्कुल जो है ना, वो सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। और ऐसे मरीजों को कभी भी आप खुदारा अकेला ना छोड़ें, इनके साथ रहें, इनको कंपनी दें, इनका माहौल उस तरह का बनाएं कि वो चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी आ जाती हैं। तो जनाब, आज आपकी जितनी भी परेशानियां थी ना, उसका हल हमने आपको बता दिया है कि होम्योपैथिक में वो तमाम तर दुखों का इलाज मौजूद है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं, तो आप इजीली जाके ना वहाँ से दवाई लेके अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और अभी आगे बढ़ते हैं, और वीकेंड पर हमने आपको ऐसे तो नहीं जाने देना, ऑब्वियसली मौसीकी का तड़का तो लगेगा ही लगेगा। तो आज एक ऐसे सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और जिन्होंने पाकिस्तान आइडल में भी पार्टिसिपेशन दी, उसके बाद पाकिस्तान स्टार जो शो था उसमें भी उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई हमें, और अब वो पाकिस्तान के स्टार बन चुके हैं। और उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं और उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे। तो हमारे साथ अरसलान अरशद ने जो है ना हमें आज ज्वाइन किया। अरसलान, आपको वेलकम कहते हैं डागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरसलान, थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे गाने में आए? मैम, गाना तो बचपन से ही स्टार्ट था। हमारे घर में हमारी वालदा गाती हैं, सो मैं समझता हूँ कि मैं उनका एक छोटा सा प्रोडक्ट हूँ। ओके। साथ साथ चल रहा है, उनको ही देख के सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब उन्हीं को आइडलाइज किया आपने, उन्हीं को सुना था गाते हुए? सुना तो उनको भी, उसके बाद जब जैसे जैसे बढ़ते गए इस काम में, सो बहुत से उस्ताद है जिनको फॉलो करता हूँ। और मेरे एक दोस्त हैं नबील रियाज सुल्तान, अच्छा, फ्रॉम कनाडा। अच्छा, अभी तो कंटिन्यूज उनसे सीख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो शुरू में मतलब जब स्टार्ट किया था तब किससे सीखा था? स्टार्ट में तो मैं बता रहा हूँ, वालदा ही सिखाती थी, बताती थी कि ये गाना ऐसे सुनना है, ऐसे गाना है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे काफ़ी लेजेंड्स हैं जिनको सुना, नुसरत साहब, राहत साहब, जिनके भी नाम ले तो काम है, पाकिस्तान के आर्टिस्ट इतने ज़्यादा हैं। बेशक ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या सुनाएंगे पहले आप हमें? जी, मैं एक चीज़ सुनाता हूँ आपको, उस्ताद हुसैन गुलबख्श साहब की। अच्छा। कोई उड़दा कहाँ जांदा, सजन मुका जांदे, लग मौत दा ना जांदा। दिस इज फॉर यू मैम। सोनी है जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, अल्लाह करे मैं मर जावा। हाँ, नी अल्लाह करे मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जी तेनू छड़ जा, अल्लाह करे मैं मर जावा। नी अल्लाह करे मैं मर जावा। लबनी ने तेरे जही चीज़े जहान ते, सो तेरी खावा हथ रख के कुरान ते, के फुल्ला जिहा दिल तेरा कदे मैं दुखा, अल्लाह करे मैं मर जावा। नी अल्लाह करे मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जी तेनू छड़ जा, नी अल्लाह करे मैं मर जावा। नी अल्लाह करे मैं मर जावा। जे करनी हुंदी गल किसे होर दी ते तेरे कोल आंदा क्यों? अच्छा। जे मैं सोच रखदा किसे होर दी ते तेरे नाल दिल लांदा क्यों? ओ
मैं ते सिर्फ तेरा हाँ किसी होर दी सोच रखदा क्यों। क्या बात है, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तो मेलोडी सॉन्ग पसंद है, किस तरह का जॉनरा पसंद है आपको? मैम हर तरह का जॉनरा गाता हूँ मैं। अच्छा। मैं हर सिंगर को गाता हूँ, वर्सटाइल। अच्छा, वर्सेटाइल। Yes, लेकिन पसंद, जिनको सुनना पसंद है वो कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको हर हाल में आप वो उनको सुन सकते हैं? नुसरत साहब एवरी नाइट, अच्छा, एवरी डे, हर अच्छा। टाइम सुनता हूँ उनको बहुत ज़्यादा। ओके। तो कभी सोचा है कि उनकी कवालियों को, जिस तरह आजकल रीमिक्स आ रहा है और इस तरह आ रहा है कि उनको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है चीज़ों को, तो कभी सोचा है कि उस तरह की भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ? जी मैम, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ट्रैक्स पे लॉन्च करेंगे इसके मुताबिक। चलो, दैट्स गुड। तो इसके साथ साथ और क्या करते हैं आप? ये आपका पैशन है, प्रोफेशन भी इसको बनाना है, क्या है ये म्यूज़िक? मैम इसको तो साथ साथ लेके चलना ही चलना है, क्योंकि अगर ये नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज़ जानता हूँ। दैट्स ट्रू। मैंने बहुत से काम किए होंगे और साथ साथ कर भी रहा हूँ। सो जो इस काम में सुकून है ना, वो शायद किसी में नहीं मिलता। ठीक है। दरअसलान क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? नुसरत साहब की कवाली मैम। चले जी, डन। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में करने नमाज अदा, तुमको मालूम है कितना की कज़ा होती है ना। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे जो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर। तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। हो राजा हो गए तुम, फना हो गए, देख कर ये लड़ाई, मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा। बस मरिंदा में सागर ठनकने लगे, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे जो खाई, मजा आ गया। बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अभी अरसलान से हमने और भी सुनना था लेकिन वक्त कम है हमारे पास। अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी नोट पे जनाब हमें आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।